एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें, उस पे कुछ क्वेश्चंस। सो यस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एंड वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें आपको चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेजरली नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको जानना या उससे सॉल्व करना आना ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर में आपको सबसे बेसिक है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी तभी पूरी तरीके से सही होंगे जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने आएंगे। तो कुछ मेथड्स होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के, उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़े अलग अलग टाइप के इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरा डिस्कशन चाहिए तो आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली अब आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, यानी कुछ थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो इसके लिए आपको अभी प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपको एनसीईआरटी के, मैं ये कहूँगी कि आपने कोई क्वेश्चन बैंक बनाया है या नहीं बनाया है ये अभी मायने नहीं रखता है, लेकिन सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या बेसिक ज़रूरत है वो यही है कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, चाहे वो कुछ इक्वेशन सॉल्व करने हो या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हो। एनसीईआरटी के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको एज अ रटना नहीं, उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो कैसे सॉल्व हुए, इक्वेशन कैसे बने, फिर उसके बाद का सोल्यूशन कैसे करेंगे, वो तो आज के वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, ये मैं वन शॉट में आपको बताना चाहूँगी। तो इसलिए अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ट्राई टू डू इट एंड करने की कोशिश करें। और अभी फ़िलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है? तो मेन बेसिक मुझे यही बोलना था कि एनसीईआरटी आपको आना ज़रूरी है और अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स वाली वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उन वीडियोज़ का। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं दे दूँगी, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो या कहीं से भी हेल्प लेकर, किसी वेबसाइट से या किसी और मीडियम से अगर आपको समझना है उन क्वेश्चंस को तो आप वो भी समझ सकते हो। लेकिन बेसिक थिंग इज़ कि आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको इसको किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। एक और बात, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ उस क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपको नंबर्स दिख गए या कुछ कॉमन टर्म्स दिख गए तो आप उसका सोल्यूशन डायरेक्ट करने लगोगे। कई बार क्वेश्चंस में थोड़ी अलग यानी कुछ चीज़ें छिपी हुई होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई दिखा था। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर लेते। दो ही मेथड्स होते हैं, आप दोनों में से कोई एक मेथड से सॉल्व कर लेते और अपना आंसर भी लेकर आ जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको स्पेसिफिकली एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, देन आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजी लगता हो। तो ये बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको कोई मेथड लिखा हुआ है कि उस मेथड से करना है, या कहाँ पर आपको सिंपली लिखा हुआ है कि एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, जहाँ पर आप खुद से कोई भी मेथड लगा सकते हो, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो अब यहाँ पर हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आपका जो इक्वेशन है आपको गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हो, कि आपका जो ये वेरिएबल टर्म्स है, यानी एक्स वाला टर्म और वाई वाला टर्म, आपको कांस्टेंट टर्म से अभी कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पर किसी एक वेरिएबल टर्म को पकड़ लेना है। यानी कि मान लो यहाँ पर जैसे कि आपको 3y और 5y लिया गया, ठीक है? अब 3y और 5y क्यों लिया गया है? बिकॉज अगर आप 3 में बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 मल्टीप्लाई करोगे, तो वो 15y हो जाएगा। और इस वाले केस में 5y है आपका, तो इसमें अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आपका 15y हो जाएगा। तो आपको कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है किसी एक वेरिएबल में जिस वेरिएबल की वैल्यू दोनों ही इक्वेशन में सेम हो जाए। तो इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15y आया हमारे पास। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आपने x वाले में 15 लाया और यहाँ पर y वाले में 15 लाया, वैसा सॉल्व नहीं होगा, फिर उसको अलग से सॉल्व करना होता है। यानी कि वो वापस से तो इसी टाइप का इक्वेशन बन गया ना जिसको आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो वो नहीं करना है। हमें मेजरली यहाँ पर किसी एक वेरिएबल टर्म को सेम बनाना है दोनों इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पर 15y और 15y बना दिया, ठीक है?
सो नाउ हमारे पास अब एक और कन्फ्यूज़न होती है कि अगर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाइंग विथ 5 करना है या इसमें मल्टीप्लाइंग इट विथ 3 करना है, देन क्या ज़रूरी है? मतलब कि हमें सिर्फ 15 करना है कि पूरी इक्वेशन को ही 5 से मल्टीप्लाई करना होगा? तो सेकंड वाला केस सही है कि आप जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 बनाने के लिए वाई वाले टर्म को ही 5 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल नहीं। आपको एक्स वाले टर्म को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10x है, 10x इंटू 5 दैट इज़ 50x, ठीक है। 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 375। अब ये 375 कैसे आया? कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि मान लो आपने किसी एक टर्म को सेम किया तो उसी नंबर से आप वेरिएबल्स को तो मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म बाहर में जो नंबर है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता या छूट जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कांस्टेंट टर्म को भी इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सेम आपको इसके साथ भी करना है, आपको इसको 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। अब हमारे पास दो अलग इक्वेशंस आ गए। क्यों अलग इक्वेशंस आ गए? बिकॉज यहाँ पर तो पहले वाले इक्वेशन से वैल्यूज अलग है। हमने एक वेरिएबल टर्म को सेम बनाने के लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन किया है एंड उससे आपकी इक्वेशन की वैल्यू डिफर हुई है। तो हमारे पास दो नए इक्वेशंस आ गए। तो आप इनको एज इक्वेशन नंबर 3 और एज इक्वेशन नंबर 4 पर डिनोट कर सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पर ये आपका ब्लर आ रहा है। आई थिंक अब क्लियर है, ठीक है। सो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्यों करना है? ये डाउट भी आता है, तो मैं बस थोड़ा सा वो क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज जेन्युइनली ये आता है। मुझे तो आता था कि ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज आपने यहाँ पर दो टर्म सेम किए हैं तो आपको इनको कैंसल आउट करना होगा, तभी तो आपको रिमेनिंग वाले टर्म की वैल्यू मिलेगी। यानी कि जब तक आपके दो वेरिएबल टर्म एक ही साथ रहेंगे तो किसी की भी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। जब एक हट जाएगा तो जो बचा वाला टर्म है, यानी बचा हुआ, चाहे वो x हो सकता है या y हो सकता है, आप चाहते तो यहाँ पर x वाले टर्म को भी सेम कर सकते थे, लेकिन जो आपको ईजी लगता है वही मेथड यूज़ करो, यानी कि उसी वाले टर्म को सेम करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टर्म को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पर एक और मेजर प्रॉब्लम होता है जो कि आई थिंक मुझे तो बहुत होता था, बाद में मैंने क्लियर कर लिया था अपने ट्यूशन वाले टीचर से, एंड वही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये डाउट मुझे बहुत आता था कि जो हमने इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी तो कैसे करें। मीन्स प्लस माइनस करना तो है, बट प्लस में प्लस प्लस हो जाता हो या माइनस में माइनस माइनस हो जाता है, ये थोड़ा एक डाउट रहता था। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर बस एक डिस्कस करने वाली हूँ। हमें दो इक्वेशंस मिले, तो पहले वाले इक्वेशंस में आपका साइन प्लस 15y आया, लेकिन नेक्स्ट वाले इक्वेशन में आपका माइनस 15y आया। तो अब क्या करें? अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम ऐड कर रहे हैं, यानी आप यहाँ पर ये भी एक टर्म लिख सकते हो, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। क्यों लिखना है? बिकॉज यहाँ पर आपने ये प्लस 15y और माइनस 15y है, तो और इसके अलावा ये टर्म्स भी हैं, कांस्टेंट वाला x वाला, तो इनको आप ऐड करोगे तभी तो 68 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस का साइन लेकर आ जाओगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस 30y हो जाएगा, लेकिन हमें तो इस टर्म को कैंसिल आउट करना है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये एडिशन हो रहा है। एडिशन में प्लस के साथ माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो माइनस होगा, तभी ये टर्म कटेगा और बाकी की चीज़ें प्लस हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो यही केस होता आपका कि ये 15y है प्लस 15y और ये भी प्लस 15y होता, अगर इक्वेशन में यहाँ पर 6x प्लस 5y होता, मैं एक जस्ट जनरल केस बता रही हूँ बिकॉज ये डाउट आता है, प्लस 15y होता दोनों जगह और हमारे पास सेम टर्म है तो हमें उनको कैंसिल आउट करना होता है। कैसे करते? तब हम लोग यहाँ पर सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 बाय सब्ट्रैक्टिंग लिख देते हैं, और यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, बिकॉज जो आप नीचे साइन पुट करोगे, चाहे एडिशन में करते हो या सब्ट्रैक्शन में, नीचे वाला साइन इन नंबर्स की, यानी इस वाले लाइन की नंबर की, वो साइन हो जाती है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि अगर सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस होता, ये प्लस होता तो फिर कैंसिल आउट हो जाता, ये माइनस होके फिर सब्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन अभी वो केस नहीं है तो उसका दिक्कत नहीं लेना है, उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली मैंने जनरल बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली एडिशन हुआ है, तो आप चाहो तो इसको प्लस पे लिख सकते हो और इसको प्लस माइनस लिखोगे तो ये तो माइनस ही होगा, और इसमें प्लस होगा, तो इनको ऐड कर लिया, फिर उसके बाद ये हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। एंड ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दिया है बिकॉज थोड़ी डाउट्स आते हैं,
दिक्कत होती है तो उसका हो गया सोल्यूशन। एंड अब चलते हैं, एक्स की वैल्यू तो आ गई लेकिन हमें इक्वेशन में वाई की भी वैल्यू निकालनी थी। सो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी आप इक्वेशन ले लो। मीन्स इतने 4 इक्वेशन हो गए ना आपके, तो उसमें अगर आप ये एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 आ गई इसमें पुट करने के बाद। ठीक है, सो ये हो गया है डन। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट पार्ट है, बिकॉज मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बड़ी इजी लगते हैं। तो मैं तो यही मेथड प्रेफर करती हूँ जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये ठीक है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड से ही समझो, आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन पढ़ा था, यानी कि कोई वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा, छांटना होगा, तो उसका मतलब वो था। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है यानी सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो आपको किसी की जगह पर किसी और की वैल्यू को पुट करना होगा, यानी सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर रखना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले इक्वेशन से, एक सेकेंड ये थोड़ा आ गया है लाइट से, उसको जाने देते हैं। एंड यहाँ पर अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस थे, तो उनको हमने वहाँ से इस छोटे वाले इक्वेशन से, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन लग रहा था, इसमें कोई आपकी फैंसी वैल्यूज़ नहीं है कि 3x है, 3y है, 3 है या कुछ भी और भी नंबर है, सिंपली x, y और 1 है। तो इससे हमने x की वैल्यू को y - 1 ले लिया है। कैसे लिया है? ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है तो x की वैल्यू हमें सिर्फ चाहिए, तो बाकी के जो टर्म है उसे हम RHS साइड लेकर आ जाएंगे और हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको जो सेकंड इक्वेशन है उसको एज इट इज़ लिखना होगा। आप उसको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू को RHS में मिलाकर भी लिख सकते हो, वो इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा हेल्पफुल होता है। चाहे तो आप इसको ऐसे फॉर्मेट पे भी रख सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। एंड किसी एक ही इक्वेशन से आपको एज अ सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू को लेना है, बिकॉज अगर आप एक इक्वेशन से वैल्यू लोगे तब कहीं उसको पुट करना होगा। एंड कहाँ पुट करोगे? आपके पास से 2 ही इक्वेशन है, एक से आपने सब्स्टिट्यूशन को वैल्यू ले लिया और दूसरे में उसको पुट कर दिया। सिंपली अब आपका जो सेकंड इक्वेशन था ये x की वैल्यू आई y - 1, तो x की जगह पर y - 1 लिख देना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब आपके पास y की तो वैल्यू आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें x की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपली हमने यहाँ पर x की वैल्यू कुछ तो मानी है, यानी कि x की वैल्यू होगी y - 1। हमें y मिल गया है तो y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू को पा लेंगे, यानी मिल जाएगा वो आपका वैल्यू। ठीक है, तो यही थे आपके 2 मेथड्स, पहला था सब्स्टिट्यूशन, पहला था एलिमिनेशन, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन। तो पहले वाले में हमने एलिमिनेट किया किसी एक टर्म को, आप चाहो x को कर लो या y को कर लो। कांस्टेंट टर्म में मत जाना कि कांस्टेंट टर्म यानी नंबर वाले को सेव करें, नहीं, ये गलती से ही मत करना, बिकॉज इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, आपको सिर्फ वेरिएबल्स वाले को किसी एक को सेव करना है, मैंने उसको कैंसिल आउट कर देना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आपको वहाँ पर साइन देख लेना है कि किससे क्या ज़रूरत है। यहाँ पर आपका माइनस था, एक प्लस एक माइनस था, तो सिंपली उस मेथड को हम लोग एडिशन बोलते हैं, बिकॉज कोई हमने अलग से चेंज या साइन नहीं दिया है। और अगर यही प्लस प्लस केसेस होते तो आपको वहाँ पर माइनस पुट करना होता, जिससे कि आपको चेंजेस आते साइन में। इसमें अगर दिक्कत है तो प्लीज़ 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 मैं फिर से बोलूँगी, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ अ मस्ट, बिकॉज उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा मिला है तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं और उस टाइप के वैसे सॉल्व होते हैं। तो ये तो कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका सिर्फ बेसिक है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे होते हैं कोई भी 2 मेथड के यूज़ से। अब चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको दिया हुआ है x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, और y भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपके पास है इक्वेशन 1/2x - 1/y इज इक्वल्स टू -1 और 1/x माइनस नॉट माइनस प्लस है प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 8। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे, तो अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी कि यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा एंड आपको ये क्वेश्चन दिखा, तो नाउ द फर्स्ट थिंग माइंड में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सीखा, लेकिन वो इक्वेशंस तो कभी कभी ही मिलेंगे। मेजरली आपको 3 मार्कर वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं।
ठीक है, तो आपको ये भी आने चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हो 1/2x 1/y, यहाँ पर तो सब 1 में है। अभी तो हमने सिंपली x और y के टर्म्स में चीज़ों को देखा था। तो ये जो आपको दो इक्वेशंस मिले हैं ये भी तो एक टाइप के इक्वेशन है। इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना है कि कॉमन क्या है। आप देख रहे हो 1/x और 1/y दोनों में कॉमन है, भले ही यहाँ पर 1/2x है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली थोड़ा एक कॉमन यानी सिमिलैरिटी देखने की ज़रूरत है कि इसमें 1/x कॉमन है, इसमें भी और इसमें 1/y कॉमन है, इसमें भी 1/y कॉमन है। 2 है ठीक है चलेगा, लेकिन कॉमन क्या है 1/x एंड 1/y। तो हमने इतना कॉमन का डिस्कशन किया ही क्यों, बिकॉज हम यहाँ पर इन जो फ्रैक्शन वाले टर्म है उसको एज नॉर्मल जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है हमने उसमें कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हमने किया था। पहले हम इसको एज ए इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/x को हमने m मान लिया है और 1/y को n मान लिया है। कोई भी वेरिएबल टर्म आप इसको मान सकते हो, xy नहीं बिकॉज ये तो 1/x है ना, तो कोई डिफरेंट मानना होगा ताकि वैल्यूज़ बाद में डिफर ना करें। ठीक है, इसको आप p और q भी मान सकते हो, l और m भी मान सकते हो, जो भी। अब चलते हैं आगे के डिस्कशन पर। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू -1 है। तो कई बार ये दिक्कत ये आती है कि हम लोग लिख देते हैं 1/2m, वैसे नहीं लिखना है, ये दिक्कत आती है। तो इसमें क्या करना है, हमने पूरे 1/x को m माना है ना, तो अगर आप 1/x को m माना है, इधर देखो 1/x को हमने m के बराबर माना है। ठीक है, तो आपके पास है 1/2x, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × m। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि उसको 1/2m लिखे, नहीं, आपने जिस टर्म को माना है उसको एज ए मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में तोड़ के भी लिख सकते हो। इसको सामने मत लिखना, इसको एज ए रफ पेपर में लिखना एंड प्रैक्टिस करना, देन ओनली आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो 1/2x को हमने 2m लिख लिया और अगर 1/2y है तो उसको हमने 2n लिख लिया। ठीक है, तो हमने ऐसे करके दो इक्वेशंस बना लिए। अब हमें तो इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हो, या n वाले को सेम करो या m वाले को सेम करो। इसमें तो 2m है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसमें अगर आप 2m लाना चाहते हो, अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन आगे का प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर आपको एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्शन का यूज़ होगा बिकॉज दोनों 2m प्लस आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप n को सेम करना चाहोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर फिर आपके साइंस डिफर है, यानी इसमें +2n है इसमें -2n है, तो सिंपली पहले जैसे हमने एलिमिनेशन में सीखा था वो वाला एडिशन वाला प्रोसेस होगा। तो ये तो बात होगी, मैंने एज ए डिस्कस कर लिया कि एलिमिनेट का अगर आप यूज़ करोगे एलिमिनेशन का, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली उस मेथड से करना है, आपको जो ईजी लगता है वो कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना इज सुपर इम्पॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पर किया है, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे सब्सटीट्यूशन मेथड से करना ईजी लगता है, तो यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन से m की वैल्यू को एज अ सब्सटीट्यूशन के तौर पर 8 - 2n लिख लिया है या ले लिया है। अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, तो हमने इस वाले इक्वेशन से m की वैल्यू ली, तो इसको पुट करेंगे किसी और इक्वेशन में, यानी जो बचा हुआ इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन है, तो जहाँ पर m होगा उसके जगह पर हम लोग 8 - 2n लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी n की वैल्यू कुछ आएगी 17/5। फिर हमारे पास एक और थॉट आएगा कि n की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब m की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमने यहाँ पर एज अ सब्सटीट्यूशन दिया था ना 8 - 2n n की वैल्यू, तो जहाँ पर 8 - 2n में n की वैल्यू को पुट कर देंगे और m आपकी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 6/5। और कई बार ये फिर से मैं बता रही हूँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, एंड दैट इज़ कि हम लोग m और n आंसर के तौर पर लिख देते हैं और अपना आंसर डन कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, m और n की नहीं। m तो हमने 1/x माना था और n को 1/y माना था। तो अब यहाँ पर मेन फैक्टर आता है कि हमने वो जो आपका 1/x को m क्यों माना था, बिकॉज m और n हमने जब माना तो हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसकी हेल्प से हमने इक्वेशंस तो सॉल्व कर लिए, तो हमारे पास एक वैल्यूज़ आ गई। अब हमने उसको किसी के बराबर माना था, तो आप सिंपली उसको इक्वेट करेंगे, जैसे 1/x इज इक्वल्स टू m, तो m की वैल्यू क्या है 6/5, तो 1/x इज इक्वल्स टू व्हाट 6/5। तो अगर आपका x इधर जाएगा तो 6 इज इक्वल्स टू 5 और फिर x इज इक्वल्स टू 5/6। सेम गोज विथ y, हमने फिर y की भी वैल्यू निकाल ली, तो इससे हमारा सोल्यूशन ईजी हो गया। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई।
और कई बार ये भी टेंशन होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं क्या वो सही आई हैं, या एक डाउट भी आता है। तो सिंपली क्या करना है, अगर टाइम है आपके पास, या सिंपली इसका सोल्यूशन होता है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, तब मिस्टेक्स आने के चांसेस कम होते हैं। या अगर फिर भी देखना है कि मेरा सोल्यूशन या एक्स और वाई की वैल्यू सही है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्लीज़ उस समय माइंड को क्वेश्चन पर ही रखना, तब एरर होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप कुछ और सोच रहे होंगे माइंड में, देन फॉर श्योर वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा। या आप इन वैल्यूज़ को इस वाले क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, यानी एक्स की जगह पर इसको पुट कर देना 5/6 को, और वाई की जगह पर 5/17, तो ये उल्टा हो जाएगा, 17/5 होगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास -1 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हाँ, आपका एक्स और वाई का वैल्यू करेक्ट है। तो ये भी एक डाउट आता है, तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, दैट इज़ दिस। तो इसमें अगेन मैं बोलूँगी आपको एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है और x प्लस वाई है। तो अब सिंपली जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एक मेथड फॉलो किया था कि हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी देखनी होगी कि डिनोमिनेटर आपका कॉमन क्या है इन क्वेश्चंस में। तो पहले वाले में यानी इस वाले में आपका x माइनस वाई दोनों में है। तो इसका मतलब क्या कि हमें यहाँ पर 1/x माइनस वाई को कुछ मानना होगा। और यहाँ पर सेकंड वाले में x प्लस वाई, और उसमें भी x प्लस वाई है डिनोमिनेटर में, चाहिए 2x प्लस वाई भी हो सकता है किसी में, या इसमें 3x प्लस वाई भी हो सकता है, यानी कि 3 होल मल्टीपल इंटू एक्स प्लस वाई, या इधर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन सिमिलैरिटी तो यही होगी हर बार कि आपका डिनोमिनेटर में x प्लस वाई कॉमन आ रहा है। तो हमें यहाँ पर अब 1/x माइनस वाई को p ले लेना है और 1/x प्लस वाई को q ले लेना है। आप कोई और भी वेरिएबल टर्म चूज़ कर सकते हो। देन सिंपली 15/x माइनस वाई को हम लोग कैसे लिखेंगे, 15p, और 22/x प्लस वाई को लिखेंगे 22q इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपके फिर दो इक्वेशंस बन जाएंगे। और जैसे कि अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि फिर उसके बाद आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है, बस उसको सॉल्व करना होता है। तो वो करते करते आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। q की वैल्यू आ गई तो p की वैल्यू उस सब्स्टिट्यूट वाले वैल्यू में पुट करके आप q की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर एंड नहीं होता है, क्वेश्चन हमें आगे भी सॉल्व करना है। दैट इज़ कि हमारे पास p की वैल्यू तो आ गई, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है बिकॉज इसमें एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि आपने p और q की तो वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन आगे यानी कि p को अगर आप 1/x माइनस वाई के बराबर इक्वेट करोगे और q को 1/x प्लस वाई के बराबर इक्वेट करोगे, देन अगेन एक नया इक्वेशन आ जाएगा आपके पास। दोनों ही केसेस में अलग अलग इक्वेशंस आएंगे। फिर से एक नॉर्मल जो बेसिक हमारा टाइप का इक्वेशन होता है वैसा टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, यानी 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 आएगा आपके p वाले केस में, इन दोनों को इक्वेट करके बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और q वाले केस में आपका इक्वेशन आएगा 3x, नॉट 3x, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं जिनको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो इतने सारे इक्वेशन आ गए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कभी कभी रेयर केसेस हो जाता है जब आपको p और q की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद भी x के बराबर इक्वेट करने के बाद भी आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशंस नए मिल जाते हैं। तो उसमें कोई कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जैसे अभी तक आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया है वैसे ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कंटिन्यू करते रहना है उसको जब तक कि आपकी फाइनल आपको क्वेश्चन में फाइनली x और y की ही वैल्यू को पुट करना है ना, यानी फाइंड करना है। तो हमें वो चाहिए। तो उसके लिए ये पास जो हमारे दो इक्वेशन आए, आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ईजी लगा यानी कि इस वाले पार्ट में कि मैंने यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। और ये अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 6। आप ऐसे नेमिंग दे दोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा इक्वेशन पहले है या बाद में है या किसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 4 और 6 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। अब दो इक्वेशंस आ गए तो यहाँ पर नाउ मेन फैक्टर है कि कौन सा साइन पुट करें जिससे कि हमें वो एक वेरिएबल टर्म कट जाए और एक बचा और उसकी वैल्यू मिल जाए। उसके बाद रिमेनिंग के वैल्यूज़ तो हम फाइंड कर ही लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो +3y है और -3y है, यानी कि जो टर्म को हमें कैंसिल आउट करना है वो दोनों ही अपोजिट साइंस में है। तो सिंपली एडिशन लिखेंगे हम लोग, और एडिशन में हम उन दोनों टर्म्स को काट देंगे, बाकी जो बचे हैं वो टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारी हो गई। अब x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू कैसे आएगी? हमारे पास एक और इक्वेशन था ना, यानी इतने सारे इक्वेशंस बने हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो आप किसी भी इक्वेशन को ले सकते हो और उसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, दैट इज़ x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, सेम वैसे टाइप के हैं, बस नंबर थोड़ा डिफरेंट है। मैं थोड़ा हिंट देती रही हूँ आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए कि इसमें करना क्या है, एंड देन बाकी का सोल्यूशन आपको करना है और एक्स वाई की वैल्यूज़ को भी फाइंड करना है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है देन फॉर श्योर जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखना है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को पुट कर देना और आपका इसके बराबर यानी कांस्टेंट टर्म के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों ही इक्वेशन में? इस वाले पार्ट में तो 2x+3y 2x+3y कॉमन है। ये 1/2 इंटू 2x+3y है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है बिकॉज हम लोग पूरा एज अ होल 1/2x+3y को मान लेंगे कुछ टर्म, मान लो m, तो ये 2m हो जाएगा। ओके, और ये 7/2x+3y, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट 7 एक सेकेंड 7 इंटू 1/2x+3y। तो अपने 1/2x+3y को मान लिया है m, तो 7m हो जाएगा। तो जब भी ऐसे दिक्कत होगी कि किसको क्या पुट करें, तो सिंपली यही एक काम करना है कि आपको इसको ब्रेक करके लिख देना है। मान लो जैसे हमने इसको लिखा, और अगर आप इसको भी वैसे ही लिखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, 1/2x+y को आपने m मान लिया है और आपका यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यस, सो वो हो जाएगा। और उसके बाद सेम ये क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये लास्ट है। या सो ये क्वेश्चन भी कुछ जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है वही वाला, यहाँ पर आपको बेसिक फंडामेंटल्स लगाने हैं कि आपको देखना है कि दो इक्वेशंस और क्या कॉमन है। कॉमन आपका x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, तो आप x-1/x-1 को कुछ मान लोगे, और यहाँ पर y-2 है और यहाँ पर भी y-2 है, तो y-2 को यानी 1/y-2 को मान लोगे कुछ एक वेरिएबल टर्म, देन सिंपली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ, और ये तो हो गया आपके इक्वेशंस का डिस्कशन। एक और कॉमन सी बात होती है, ये एक आपका एक अलग सा क्वेश्चन था लेकिन अभी उसको डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज उसके अलावा यानी बहुत सारे इक्वेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। मेजरली आपके उसी टाइप के इक्वेशंस आते हैं एग्जाम में, और भी कुछ चीज़ें हैं यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि कुछ केसेस बनते हैं। पहला तो आपका होता है यूनिक सोल्यूशन का, ये आपके इससे भी PYQs बहुत आए हैं। तो आपको यूनिक सोल्यूशन कब आता है, जब a1 और a2 a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। अब उसके बाद आपका सेकंड केस होता है क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन। सेकंड वैसे तो नो होता है लेकिन अभी यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट लिखा है तो इनफाइनाइट डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या केस बनता है कि आपका जो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, यानी जो आपके तीनों होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे तीसरे के बराबर होंगे। अब चलते हैं फाइनल केस पर जो कि है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब आता है, जब आपका a1 और a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऐसे ऐसे केसेस आ गए। अब मैं यहाँ पर a1 a2 b1 b2 बोल रही हूँ, तो ये क्या है, तो आपको जैसे नॉर्मली मान लो कोई दो इक्वेशंस मिल गए, जैसे कि यहाँ पर 3x - 2y इज इक्वल्स टू 5, ओके, और यहाँ पर 4x+3y इज इक्वल्स टू 6। ये मैंने रैंडम कोई इक्वेशन ऐसी बनाया है, और अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये जो तीन केसेस हैं हमारे पास उनको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका 3x है, यानी कि ये पहला इक्वेशन है, उसमें जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको हम लोग a1 बोलते हैं, और जो y के साथ कोफिशिएंट है उसको b1 बोलते हैं, और यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलेंगे, उसको c1 बोलेंगे। लेकिन जब भी आप ऐसे इक्वेशंस यानी इन केसेस को सॉल्व करते हो तो आपके इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में रहना नहीं चाहिए, आपका इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा ऐसे।
ज़्यादा कुछ नहीं, कांस्टेंट टर्म को आपको एलएचएस में लेकर आना होगा इस टाइप के केसेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट एक जनरल कन्वेंशनल वे होता है कि आप ऐसे करोगे तो आपके एरर के चांसेस कम होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं इजीली, और ये कन्वीनियंट होता है। मीन्स कन्वेंशनल फॉर्मेट यही होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये हो गया आपका A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। ठीक है, और नीचे वाले आपका हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। एक और चीज़ का बात ध्यान रखना है, दैट इज़ कि मान लो जैसे हमने यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तो समझ लिया कि पहले वाला जो इक्वेशन होगा उसमें जितने भी आपके कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म है वो सब 1 के टर्म्स में होंगे, चाहे वो A1 हो या B1 हो या C1। और सेकेंड इक्वेशन में जितने भी आपके टर्म्स हैं वो A2 B2 या C2। ठीक है, इतना तो डन हो गया, लेकिन कुछ और बातें डिस्कस करनी यहाँ पर ज़रूरी है जो कि कॉमन मिस्टेक होता है आपका, या गलती से हम लोग कर देते हैं। दैट इज़ कि जैसे कि यहाँ पर मान लो हमने पुट किया, मान लो देखते हैं कि ये आपका जो इक्वेशन है वो इन तीनों में से कौन से केस में लाई करता है, कि इस इक्वेशन की आपकी नो सोल्यूशन होगा या इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो कैसे होगा वो? सो यहाँ पर करने के लिए आपको, जैसे मान लो मैंने पुट कर दिया, ये आपको खुद ही करना होता है। A1/A2 होगा 3/4। ठीक है, 3/4 पहले आपको दिख रहा है इज नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2। B1 क्या है? -2। हाँ, ये जो आपका B1 C1 या A1 जो भी है आपका जो साइन होगा उसके साथ आपको लिखना होगा, वाई को वाले को नहीं लिखना है, बिकॉज वाई तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप -2y लिखो या अपॉन 3y लिखो। -2y/3y लिखोगे तो वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है या उसके कोफिशिएंट हैं उनको उनके साइन के साथ लिखना है। तो -2/3, तो हमें यहीं पर पता चल गया कि आपको पहले ये दोनों केसेस ही देखने होते हैं, A1 और B1, और A1/A2 और B1/B2 वाले केसेस ही देखने होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए पहली बार में, तो हमारे पहला केस क्या पढ़ा था कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2, देन आपका ये यूनिक सोल्यूशन शो करेगा। तो दिस इक्वेशन शोज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपके मान लो यही अगर एक अलग केस होता, कोई इक्वेशन होता, आपको यहाँ पर 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4 आ जाता, ये एक सेकेंड रुको, A1/A2 और ये होता B1/B2। देन आप इतना तो आपका इक्वल हो गया। तो ऐसे इक्वल कौन कौन से केसेस में? ये दोनों ही केसेस में आपके हैं। देन आपको थर्ड केस से यानी थर्ड C1 और C2 को लेकर पता चलता, अगर ये दोनों C1/C2 के बराबर होते तो वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में चला जाता, और अगर ये आपके C1/C2 के बराबर नहीं होते देन आपका ये नो सोल्यूशन हो जाता। तो ये याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके NCERT में हैं तो आप उसको जाकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है कि ये जो आपका यूनिक सोल्यूशन मैं बोली तो इसके कुछ लाइन्स बनते हैं। आपका यूनिक सोल्यूशन का भी कुछ लाइन बनता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का भी कुछ लाइन बनता है, और नो सोल्यूशन के भी कुछ लाइन शो होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपको ये भी दे देगा कि विच ऑफ द इक्वेशन, या ये जो आपका इक्वेशन है वो कौन सी लाइन शो करेगा। तो वो आपकी NCERT में एक पेज में दिया हुआ है, वो आपका टास्क है कि आप उसको खोजकर इन सोल्यूशन के सामने लिखो कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने एक बता दिया, बट बाकी के दो आपको खुद से देखने होंगे, आप सर्च करो, बिकॉज क्वेश्चन वैसे भी आते हैं कि अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन लिखा है तो याद होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सोल्यूशन के होते हैं जिसमें ये केस बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कशन। नाउ इस चैप्टर के जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बचे उन पे मैंने ऑलरेडी ही वीडियोस बनाए हुए हैं, नहीं तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा और फिर उतने लंबे वीडियो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। इसलिए आप चाहो तो इस वीडियो को इतना देख कर उसके बाद ब्रेक में उस वीडियो को भी देख सकते हो, या बुक से NCERT के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना इस चैप्टर के। ठीक है, बिकॉज वो सॉल्व करना भी ज़रूरी है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, यानी कि आपको इक्वेशंस आने चाहिए और उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुछ ऐसे केसेस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सिंपली NCERT को आपको आना ही आना चाहिए कि अगर किसी ने भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया NCERT से तो आप उसको सिंपली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये इतना कर लेना। एंड अगर आप चाहो जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और इसी तरह
जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी चैप्टर 4 में, जिसके अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स आई थिंक मेजरली हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, एनसीईआरटी के ही, बिकॉज उसको थोड़ा बेटर वे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। और कुछ क्वेश्चन उसमें भी के की वैल्यूज़ फाइंड करने के कुछ क्वेश्चंस आते हैं या कुछ केसेस उसमें भी बनते हैं कुछ अलग टाइप के, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इट्स अ डिस्कशन एंड बाकी का प्रैक्टिस इज़ योर पार्ट। और उसके साथ साथ जस्ट वन थिंग आई वांट टू से कि हो जाएगा, जस्ट प्रैक्टिस करते रहना एंड प्लीज़ कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। That's all about today's video. I hope you liked it and thank you so much for watching this video.